क्या पढ़े थे हम लोग? क्या हुआ? क्या क्वेश्चन कर लिए थे एक दो, स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट, यही ना लास्ट टॉपिक यही ना पढ़े थे, स्पेसिफिक और लेटेंट। स्पेसिफिक हीट पे तो क्वेश्चन हुआ था ना, हुआ है। चलो आओ लेटेंट हीट पे भी कर लो, मिक्सअप भी कर लेते हैं, 2-4 पिछले साल के क्वेश्चन भी कर लेते हैं। चलिए लिखिए क्वेश्चन, लिखिए पहला, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। लेटेंट हीट हो गया तो मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट ही पढ़ेंगे। आपको करा देते हैं, चलिए जी के क्वेश्चन एक करिए, 2022 का है। व्हाट इज द हीट रिक्वायर्ड to convert a 1 kg of ice, 1 kg of ice at a minus 10 degree Celsius to water at a 0 degree Celsius। ठीक है, ब्रैकेट में दिया है स्पेसिफिक हीट ऑफ अ हाइट, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस कितना है सर, 2.1 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये दिया है 334 जूल पर ग्राम। ठीक है भाई, ऑप्शन है (210 किलो जूल, किलो जूल है ध्यान देना, 210 किलो जूल, ऑप्शन है 355 किलो जूल, 24-20 किलो जूल, 800 किलो जूल। ठीक है, व्हाट इज द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ आइस एट अ माइनस 10 डिग्री सेल्सियस टू वाटर एट अ 0 डिग्री सेल्सियस, स्पेसिफिक हीट ऑफ द आइस एंड लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन गिवन है। ठीक है, जेई का क्वेश्चन 2022 सॉरी, हाँ 2022 मेंस है। एक क्वेश्चन और देते हैं 2021 का, द स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड है भाई क्वेश्चन, क्वेश्चन है आसान। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज, उसका आंसर बताओ तब इसके बाद ही लिखना, एंड द लेटेंट, वैसा क्वेश्चन बता चुके हैं ना, ये याद होगा आपको, मैंने बताया था ना, ऐसे माइनस कुछ से लेके इतने पे आना है, स्टेट भी चेंज हो रहा है तो बार बार लगेगा फॉर्मूला। एक बार फॉर्मूला हो सकता है लेटेंट हीट लगे, स्पेसिफिक हीट लगे, दोनों कॉम्बिनेशन से आएंगे क्वेश्चन। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। द स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर इज 4.2 जूल ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एंड द लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ अ फ्यूजन 334 जूल पर ग्राम if 50 gram of ice at a 0 degree Celsius is a mix with a 200 gram of water at a 50 degree Celsius, what will be the final temperature। अच्छा क्वेश्चन है, what will be final temperature। इतना आसान क्वेश्चन है। अब देख लो तुम जेई और नीट का भी, सेम ऐसे क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ, 2022 का है। फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, ऑप्शन है 25 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस। शिफ्ट 1 2021 का पेपर है, और ऑप्शन नंबर डी है 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और
ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन में मिक्सचर करिए। ये 2022 है, 2021 है, मेंस 2021। बताओ जल्दी दोनों का आंसर। पहले का आया फर्स्ट, हाँ बोलो ए। और देखो भाई किसी का आ रहा है कुछ ए बी सी में, सॉल्व करके देखना है, ऐसे तुक्का तुक्की मत लगाना। इस एक क्वेश्चन आया था इसी 2022 के पेपर में स्पेसिफिक हीट से, उसमें आंसर से मिसमैच था, जो ऑप्शन दिया था उसमें आंसर था ही नहीं, 2022 के पेपर में था ये क्वेश्चन, ऐसे गलत आया था। वो वाला क्वेश्चन नहीं है, मैंने वो गलत क्वेश्चन चेंज किया है थोड़ा सा, मतलब क्वेश्चन ये सही था, इसका आंसर मिलेगा, आप देख लेना सर्च करके। उसमें लिखा था, जो आंसर की आया था उसमें लिखा था नॉट बी लिस्टेड इन अ ऑप्शन, आंसर जो आ रहा था। दी सही है, ठीक है, अब आगे करिए आप। बस आया भाई, ए बी सी कुछ भी आया किसी का? कैसे होगा काम? पहले देखो, ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया है एकदम सिंपल सी बात है, ये है अभी आइस और जाना है पानी में। तो पहले तो अभी ये -10 डिग्री से 0 डिग्री स्टेट ही नहीं चेंज करना है, -10 डिग्री पे है ना, -10 से 0 डिग्री, तो अभी ये आइस पे ही रहेगा। तो हम पहले लिखेंगे सर इसमें Q1 निकालेंगे सर, पहला हीट, कितना हीट मुझे चाहिए, अभी स्टेट चेंज नहीं हो रहा है तो सर फॉर्मूला MC डेल्टा T, स्टेट चेंज नहीं होता है तो सर स्टेट चेंज होगा तो लेटेंट हीट जाएगा। तो सर स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, मास कितना है, कितने केजी का है ये, 1 केजी, मतलब केजी में नहीं रखना है, ग्राम में, यूनिट देख लो, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस दिया है ग्राम में ना, तो ग्राम में रखेंगे 1000। सी की वैल्यू गिवन है कितनी, 2.1। और सर टेम्परेचर में चेंज, तो सर फाइनल 0 डिग्री पे जा रहे हैं और इनिशियल कितना है -10, तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो क्या +10 लिख दें डायरेक्ट, 0 -10 ऐसे लिखा जाएगा ना, तो +10 ही होगा, ये डायरेक्ट लिख देता हूँ +10। सॉल्व करोगे 10 से 21 हो जाएगा, क्या 2 ये तो 21 हो गया, 3 0 आ जाएंगे ना यहाँ पे, यही होगा। इसको क्या किलो जूल लिख सकते हो, अरे किलो का मतलब 10 का पावर 3, हाँ ठीक है। Q2 देखते हैं, Q2 की वैल्यू निकालेंगे। Q2 में देखो अब क्या, कितने डिग्री पे आए हो तुम, अभी यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, ये बात सुनो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ तो इतना टाइम लग रहा है। 0 डिग्री सॉरी -10 डिग्री सेल्सियस से हम चले हैं, और ये था आइस, और अभी भी ये आइस में है, बट कितने डिग्री सेल्सियस पे आ गए हो, 0। अब 0 डिग्री सेल्सियस सर आइस है ना, इस 0 डिग्री सेल्सियस आइस से अब कितने डिग्री सेल्सियस वाटर पे जा रहे हैं आप, 0 डिग्री सेल्सियस, बट अब फेस चेंज हो गया, क्या हो गया, वाटर। तो सर Q2 आएगा, और Q2 आएगा कितना, M × L, यही होगा। तो सर M की वैल्यू कितनी है, 1000, और L 334 है क्या, तो क्या ये 334 किलो जूल होगा क्या, और ये है 21, 355 आएगा। देन टोटल हीट Q = Q1 + Q2, जोड़ दिया जाएगा, 21 किलो जूल प्लस 334 किलो जूल = 355 किलो जूल। देख लो कितना आसान सा क्वेश्चन है। दूसरा बताओ, बस यही फॉर्मूला लगाना है आपको। फेस चेंज हो रहा है तो ये, फेस चेंज नहीं हो रहा है तो ये, स्पेसिफिक हीट चेंज हो रहा है तो बताइए सेकेंड का आंसर, आसान है ये भी। स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर इज़ द 4.2, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूज़न दे रखा है, ठीक है।
50 ग्राम आइस है, 0 डिग्री सेल्सियस पे मिक्स किया जा रहा है। मिक्सचर का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 0 डिग्री सेल्सियस से मिक्स किया गया है 200 ग्राम ऑफ वाटर में, जो 50 डिग्री सेल्सियस पे है। एक बार कोशिश करो, मैं बताऊंगा। मिक्सचर टाइप का क्वेश्चन है। मिक्सचर के क्वेश्चन कैसे करते हैं बस इसीलिए लिखा गया है। एक क्वेश्चन और मिक्सचर के करेंगे जो नीट में आया है। टाइप मिक्सचर्स टाइप लिख लेना। इसके लिए पता है तुम्हें, बस एक हिंट देता हूं मैं, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री को यूज करो। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा प्रिंसिपल ऑफ किससे सॉल्व करोगे? कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री याद है क्या कहता है? हाँ सर, हीट गेन बाय बॉडी इज इक्वल टू हीट लूज बाय बॉडी। एक बॉडी हीट गेन करती है तो दूसरा क्या करेगी? लूज। अरे भाई ठंडे में गर्म मिलेगा तो एक गर्म हो जाएगा, दूसरा क्या होगा? ठंडा। तो वही कहानी होगी, बस देख लो। मिक्सचर दोनों इक्वल रहेंगे। हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस, बस इक्वल कर दो। टी की वैल्यू निकालनी है, टी निकल जाएगा। सोचो कैसे निकलेगा। मैंने इतना बता दिया तो अब तो बहुत आसान हो गया सर। जो बॉडी हीट गेन करेगी और जो बॉडी हीट लॉस करेगी, दोनों के हीट को इक्वल कर दो। जितना हीट गेन किया उतना हीट लॉस हुआ होगा। यही कहती है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। बताओ कितना आ रहा है इसका आंसर जल्दी। आया, जल्दी 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 करो। नहीं समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है चलो, अब मैं बताता हूँ। एक बार देखो, पहले एक इस क्वेश्चन को करो। अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ वो नीट का क्वेश्चन है, सेम मिक्सचर का क्वेश्चन है। ऐसे करेंगे जैसे ये करने जा रहा हूँ। देखो क्या करना है, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। जो चीज़ यहाँ पे कर रहे हो वही चीज़ मिक्सचर में भी होगा। पहले देखो, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है तो ये वाटर का स्पेसिफिक हीट है। चलो ठीक है, एम सी डेल्टा टी में मतलब ये सी है सर। ठीक है, वाटर का है, ये बात ध्यान देना, पानी का है। एंड लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूज़न है तो ये सर हमें पता है एल एफ है। ठीक है, ये क्या है? एल एफ है। मैं बार बार लिख नहीं रहा हूँ, यहीं पे मेंशन कर दे रहा हूँ सर, ये एल एफ है। इफ़ अ 50 ग्राम ऑफ आइस, आइस का वेट 50 ग्राम है, जो कि टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर इसका है कितना है? T1। ठीक है, अरे भाई T1 टेम्परेचर पे रखा गया है। इज मिक्स विद 200 ग्राम। अब दूसरा मास है, ये दूसरा मास पता नहीं कितने का है, पानी है ये। 50 ग्राम आइस इसमें मिक्स किया गया। ठीक है, इसका टेम्परेचर है, ये दूसरा टेम्परेचर है T2। बट ये जब दोनों मिक्स होंगे ना, दोनों मिक्स होंगे तो एक टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा, नया टेम्परेचर T हो जाएगा ना। तो एक T टेम्परेचर मान लेंगे। अब ये T1 एंड T2 है। व्हाट विल बी फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर? तो देखो, पानी, ये आइस को मिलाया गया है किस में? पानी में। तो जाहिर सी बात है पानी ठंडा होगा। अरे पानी है 50 डिग्री सेल्सियस, तो पानी क्या लॉस कर रहा है? पानी अपने हीट को लॉस कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें आइस मिला है, तो अपने हीट निकाल रहा है ना अपने अंदर से, ठंडा हो रहा है। और कौन गर्म हो रहा है अब? आइस। आइस क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है। तो इसने अपने क्या किया? अच्छा बताओ, पहले वो तो आइस था, सॉलिड फेस में था। पहले वो धीरे 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 हीट गेन कितना करेगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे था, 50 डिग्री सेल्सियस में जब उसको डाला जाएगा तो क्या वो पानी के बराबर तो पहले गेन कर लेगा? गेन करेगा ना, तो मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होके क्या हो जाएगा? पानी।
अब उसके बाद से ना दोनों का फाइनल टेम्परेचर कुछ डिसाइड होगा कि भाई कितना होना है, क्योंकि ये 0 डिग्री सेल्सियस में मिला है तो कुछ तो ठंडा करेगा उसको, तो कुछ गिरा देगा, तो फेज भी चेंज हुआ है इसमें, ये बात ध्यान देना, इसीलिए फ्यूजन की बात की गई है। मतलब इसमें स्पेसिफिक हीट का भी कॉन्सेप्ट लगेगा सर और लेटेंट हीट का भी लगेगा। तो हम ऐसे चलते हैं, पहले तो हीट गेन लिखते हैं। हीट गेन किसने किया है? आइस ने। तो हीट लॉस लिखते हैं, हीट लॉस बाय वाटर, वाटर ने कितना हीट लॉस किया। तो सर फॉर्मूला होगा, हीट लॉस किया तो mc डेल्टा टी, तो सिंपल सा फॉर्मूला। सर मास कितना है वाटर का? हाँ 200 है ना, वाटर का कितना है 200 ग्राम। सी की वैल्यू कितनी है? वाटर का स्पेसिफिक हीट 4.2 और टेम्परेचर कितना हुआ, तो फाइनल कुछ टी हुआ होगा, उसमें से कितना घट गया, इनिशियल 50 हो गया। फाइनल हमें नहीं पता ना, वही तो निकालना है, टी माइनस 50, ठीक है। अच्छा अब सर हीट गेन बाई आइस, आइस ने तो हीट गेन किया, बट इसने हीट गेन किया तो दो केस हुआ, एक तो ये पिघला, पहले पिघला तो इसका स्टेट भी चेंज हुआ, तो स्टेट चेंज हुआ तो सर m इंटू एल, और प्लस दूसरा हीट mc डेल्टा टी, दोनों लिखना पड़ेगा, ये बात ध्यान देना। उसके बाद दोनों को इक्वल करोगे तो सर m इंटू एल क्या है, m आइस कितने ग्राम का था, 50 ग्राम का, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना है 334, मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस मास वही रखेंगे 50, सी कितना है दिया है क्या, अरे वो तो पिघल गया ना, तो अब तो पानी बन गया है, तो पानी का ही रखा जाएगा, कितना 4.2 इंटू डेल्टा टी, तो टेम्परेचर चेंज हो गया कितना, फाइनल कितना है टी, इनिशियल कितना 0, पिघल के 0 डिग्री पर गया होगा, तो 0 माइनस सॉरी टी माइनस 0, ठीक है। अब बताओ क्या इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, क्या इन दोनों को इक्वेट कर दें प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री के हिसाब से। सर हीट लॉस बाई वाटर इज इक्वल टू हीट गेन बाई आइस, दोनों इक्वल कर दो। इस वैल्यू को इसको इक्वल करोगे तो केवल टी ही तो अननोन क्वांटिटी है, निकल जाएगी। सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है, बस यही है कहानी। समझना ये है कि फेस, अगर फेस चेंज नहीं होता ना तो मैं बस यही लिखता, इसमें फेस भी चेंज हुआ है तो पानी में मिलाया जाएगा तो पानी बनेगा भाई, तो m इंटू एल भी वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। देखो क्या आ रहा है आंसर, करके बताओ, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मेंस का है तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन में कैलकुलेशन तो करोगे। अप्रॉक्स में भी दिखेगा तो कुछ उसमें आ जाएगा आंसर, ऐसा नहीं है कि एकदम हूबहू आ जाए, पॉइंट में ही आना तय है, क्योंकि वहाँ पे पॉइंट पॉइंट में कई जगह पे वैल्यूज़ हैं तो पॉइंट में ही आएगा, बट उसको अप्रॉक्स में ले सकते हो। आया सॉल्व एक बार हम करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 50 का सर 334 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 16,700, और सर ये मल्टीप्लाई होगा 50 का 4.2 में ना, तो 5 का 42 में कर देते हैं, 210 हो जाएगा। तो सर 210 टी हो जाएगा, ये बन गया इक्वेशन नंबर 2, नया इक्वेशन ये है। सर इस इक्वेशन को अलग कर दीजिए। सर 4.2 मतलब 42 को 20 से मल्टीप्लाई कर दे क्या, तो सर ये हो जाएगा 840, तो 840 टी माइनस 50 इज इक्वल टू 16,700 प्लस 210 टी, इसी को सॉल्व करना है। 840 टी यहाँ से आया है, इसको मल्टीप्लाई कर, 840 टी इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 840 टी इसमें मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ा कैलकुलेशन है भाई। 840 इंटू में 50 है तो ये आ जाएगा 42,000, माइनस में 42,000, हाँ ठीक है, और इज इक्वल टू 16,700 प्लस 210 टी, ठीक है। टी वाले को एक तरफ ले लें तो इधर आए तो आके माइनस हो जाएगा। सर 840 में से 210 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 630, डायरेक्ट लिख देता हूँ 630 टी, और ये इधर जाएगा तो सर प्लस हो जाएगा, 16,700 में कितना जुड़ जाएगा 42,000, तो सर 42,000 में
जोड़ दीजिए 16,700, तो 58,700 हो जाएगा। ये हो जाएगा 58,700। सर अब इसको डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, देन t इज़ इक्वल टू 5870 अपॉन 63। तो सर हम क्या करते हैं 5870 डिवाइडेड बाई 63, 63 है ना, आंसर इससे मैच नहीं करेगा फिर। 5873 सही है ना भाई, कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं लिखा है, मल्टीप्लाई में गड़बड़ आ गया क्या? 93 आ रहा है। कहीं कुछ गड़बड़ा गया है, मल्टीप्लिकेशन में ही कुछ हुआ है। चेक करते हैं। हाँ किस में? रुको हम एक बार चेक करते हैं। 200 का 4.2 में तो सही है ना, 840 सही है। 840 का टी में एक बार कर दिया तो 840 टी होगा, और 50 में करोगे 42,000। अरे 90 समथिंग आ रहा है, ऑप्शन में है ही नहीं ना भाई 90। ये 16,700 वाला देख लो भाई, 50 334, 16,700, 50 42 4.2। हाँ सही है। एक सेकेंड रुकना, थोड़ा कॉल आ रहा है। चेक करो सही है कि गलत किया हूँ क्या? हाँ वो तो मिलेगा पार्सल ठीक है ठीक है। भाई आंसर आ रहा है इसमें, पता है कितना? ऑप्शन सी। कैसे आ जाएगा? एक सेकेंड बस रुक जाना भाई। नहीं है ऑप्शन, मतलब गलत है क्या? ऑप्शन गलत है क्या? ऐसा तो मैंने कहीं कैलकुलेशन में गलत भी नहीं किया है, सब चीज़ सही है, तो आंसर क्यों गलत आ रहा है? ऑप्शन सी आ रहा है, कहीं नंबर में गलत। 4.2 ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न 334 ठीक है, 50 ग्राम है, आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे मिक्स विद 200 ग्राम वाटर 50 डिग्री सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर सही है, सब चीज़ सही है, सॉल्व भी सही किया गया है, कोई गलती नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक चीज़ गलत हो गया है। भाई सुनो, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, पहले ध्यान से देखो क्या है। हीट लॉस हो रहा है ना,
तो उसका हीट पहले ज़्यादा रहा होगा। अरे हीट पहले ज़्यादा था, लॉस कर रहा है तो निकालेगा ना, तो कुछ टेम्परेचर निकालेगा तो कम होगा ना, तो 50 में से कुछ घटेगा। ऐसे सोचो ना, पानी ने अपना हीट लॉस किया है, तो हीट लॉस कैसे हो सकता है? 50 माइनस टी करके, मतलब 50 उसका टेम्परेचर था और कुछ उसमें से घटा, तभी तो माइनस टी का होगा। और इसने गेन किया है, ध्यान से देखो, इसने गेन किया है, तो सर इसमें 0 माइनस टी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गेन हुआ है तो सर 0 था, 0 में से घटा दीजिए, तो बात वही होगी, माइनस टी में रहेगा टेम्परेचर से, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। बट यहाँ पे टी माइनस 0 ये बात सही है, चल रहा है, ठीक है। बट 50 माइनस टी यहाँ पे बस ऐसे समझ लो ना कि ये जो टी लिखा गया है, जो तुम फाइनल टेम्परेचर लिख रहे हो, व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, तो उसको ऐसे ही लेके करना है। मतलब जब भी टी की जो वैल्यू तुमने फाइनल टेम्परेचर, लेट द फाइनल टेम्परेचर इज टी, तो उस टेम्परेचर टी को हमेशा इसमें से माइनस किया, इसमें से माइनस किया, यही होगा टी माइनस 0। यहाँ पे 50 माइनस टी, यहाँ टी माइनस 0। तो यहाँ पे क्यों टी माइनस 0? क्योंकि सर ये क्या है? गेन। ये क्या है? लॉस। दोनों की बात बस लैंग्वेज से पता चल जा रहा है। अब थोड़ा एक बार सॉल्व करो, देखो क्या है, क्या अब आ सकता है क्या कुछ? प्लस माइनस का खेल था भाई, कैलकुलेशन कर रहे हैं। 50 माइनस टी, तो ये हो जाएगा, ये तो सही है, ये इधर आ जाएगा, ये इधर, मतलब सर ये माइनस, ये क्या हो जाएगा? प्लस होगा ना, ये प्लस, ये क्या हो गया? माइनस। 16,700 210, ये तो सही है सर। यहाँ पे अब क्या हो जाएगा? माइनस 840 और माइनस 210, समझ गए हो भाई? तो माइनस 840, 840 में से 210 गया तो 630, बट साइन क्या लगेगा? माइनस। ये इधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस। 42,000 में से क्या माइनस हो जाएगा भाई मेरे? 16,700 माइनस हो जाएगा, और 16,700 छोटा है तो क्या 25,300 बचेगा क्या? माइनस में 25,300, माइनस से माइनस क्या हो गया? एक जीरो से एक जीरो क्या हो गया? कैंसिल। तो ये बचा 2530, 2530 अपॉन 63, 2530 अपॉन में 63, बात नहीं, अभी भी आंसर ऑप्शन से मिस। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, 840 पहले तो माइनस ही हुआ होगा, अब ना जुड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है, अभी अभी समझ गया। 840 में 210, 1050 माइनस में ही होगा ना, ठीक है। 105 ले लें, 105 से डिवाइड करिए, अब आ जाएगा। वन 105, 2530, क्यों ऑप्शन मिसमैच कर रहा है? आ रहा है इसमें और ऑप्शन में अब ए आ रहा है, जबकि इसका आंसर सी आ रहा है। इसको करने पे अप्रॉक्स आ रहा है, पता है 24.9 समथिंग जा रहा है, तो इसको 25 डिग्री सेल्सियस तो ले ही सकते हैं, बट आंसर में आ रहा है 30 डिग्री सेल्सियस, 30। नहीं नहीं, ऑप्शन गलत कैसे हो सकता है? PYQ है तो ऑप्शन तो गलत नहीं होगा, कहीं कुछ प्लस प्लस माइनस सब सही है। वो 50 माइनस टी सही था, टी माइनस 0 सही है। अब कहीं या तो तुमने कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ किया है, एक बार चेक कर लो। आंसर सी आ रहा है इसका, 30 डिग्री सेल्सियस। कहीं और गलती है भाई? बोलो, दिख रहा है? अब तो हमें नहीं दिख रहा है। 50, 16,700, 542, 210, 2, ठीक है। कहीं पे कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं है, आंसर आ रहा है सी। ऐसे कैसे पॉसिबल है?
200 टू 4.2 माइनस 50 माइनस 2। भाई अब सब सही है, कोई गलती नहीं है। 16,700 है, 50 का इसमें मल्टीप्लाई पर कर देते हैं, यहीं से चेक कर लेते हैं, बाकी हमने कहीं गलती नहीं की है। आप एक बार घर पे ट्राई करना। 50 का मल्टीप्लाई 4.2 में 210t, ये बिल्कुल सही है। 16,700, 50 का मल्टीप्लाई 334 ही है ना, हाँ 16,700 ये भी सही है, ये सही था ही। आठ सौ चालीस का 50 माइनस टी, ये हो जाएगा 42। सही है ना। ये या तो कहीं पे क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है या तो कुछ है, या तो यहाँ पे टेम्परेचर में चेंज कुछ करना पड़ेगा, 5 हो सकता है 25, क्योंकि इतना डिफरेंस नहीं हो सकता भाई। 5 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ रहा है ना, 0.12 समझ में आता है। ऑप्शन में सी आ रहा है, मेरा ऑप्शन नहीं आ रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस का है, तो कहीं ना कहीं वही खेल है, या तो जीरो इधर उधर कहीं पे कुछ बढ़ा है या तो घटा है, या हो सकता है क्वेश्चन में गलत है, ऑप्शन सही हो, क्वेश्चन में कुछ नंबरिंग गलत है, बट लगेगा ऐसे ही। आओ एक मिक्सचर का एक क्वेश्चन और कराते हैं, बट इसको लिख लेना, ट्राई करना घर पे देखना, इसको थोड़ा सा सर्च भी कर लेना कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है आंसर। ऐसे ही सेम क्वेश्चन कराते हैं एक नीट का, लिखो, थोड़ा इसमें टाइम लग गया, बेकार हो गया पूरा टाइम ही। क्वेश्चन इधर लिखता हूँ, करिएगा भाई, इसको घर पे जाके ट्राई करिएगा। मेरा आंसर आ रहा है 25, आप लाइएगा 30, या क्वेश्चन अगर गलत होगा, अरे ऑप्शन से मतलब नेट पे सर्च करना, क्वेश्चन पर बोल के सर्च करना, हो सकता है उसमें नंबरिंग में कहीं गड़बड़ी हो गई हो क्वेश्चन लिखने में, या आप जहाँ पे सर्च करोगे वहाँ पे अपने आप ऑप्शन समझ में आ जाएगा कि सही है कि गलत है। मैंने लिखा तो था मेंस 2021 स्पेसिफिक हीट का क्वेश्चन है, टॉपिक डालना अपने आप आ जाएगा। इफ 100 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस एट 80 डिग्री सेल्सियस, और अगर सही आ रहा है तो हमको भी लाइएगा, बताइएगा, इज मिक्स विद 200 ग्राम ऑफ अ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड specific heat of the water, specific heat of the substance है, water नहीं, of the substance 2 joule per gram degree Celsius, what will be final temperature? What will be, देख लो, फाइनल टेम्परेचर। अब देखो ये सेम क्वेश्चन है ना, थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेंज हुई हैं। 22 डिग्री सेल्सियस, 24 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस और 26 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन है नीट 2021 का क्वेश्चन। बताओ, सॉल्व करो। जल्दी, समय नहीं लो। सौ ग्राम का सब्सटेंस है, अब क्या है हमें नहीं पता। 100 ग्राम का सब्सटेंस एट 80 डिग्री सेल्सियस मिक्स किया जा रहा है विद 200 ग्राम ऑफ वाटर में, ठीक है, एट 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस पानी का है। स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस दिया है एंड व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर। पानी का तुम्हें पता है स्पेसिफिक हीट कितना लिया जाएगा, 4.2, अगर तुम्हें कहीं यूज़ करना होगा। वाटर का स्पेसिफिक हीट कितना लिया जाता है, 4.2, यहीं इसी क्वेश्चन में देख लो दिया होगा वाटर ऑफ स्पेसिफिक हीट। याद रखो वाटर का स्पेसिफिक हीट, अगर ज़रूरत पड़ा तो, नहीं पड़ा तो सिंपल हो सकता है, पढ़ना चाहिए, ज़रूरत तो पड़ेगा ही। जल्दी बोलो, आया?
ये सब्सटेंस है ना, तो क्या पिघले उगलेगा? अरे ये लकड़ी गर्म है अभी और मैंने पानी में डाल दिया तो क्या पिघल जाएगा? नहीं। तो वो आइस था तो उसमें टेम्परेचर चेंज होने से क्या मेल्ट हुआ है ना, तो ये वाला फिनोमिना लगा है। अगर वो मेल्ट नहीं होगा तो क्या ये बस सिंपल यही फार्मूला लगेगा, तो बस यही होना है, हीट गेन हीट लॉस लगा दो, ख़त्म हो गया। हीट गेन हीट लॉस पहले लिख लो, हीट लॉस हुआ सब्सटेंस का, लॉस बाई सब्सटेंस इज इक्वल टू हीट गेन बाई, कौन हीट गेन करेगा? वाटर, पानी ने हीट गेन कर लिया और सब्सटेंस ने हीट का लॉस कर लिया। तो सर सब्सटेंस ने हीट लॉस किया कितना? mc डेल्टा टी, और इतने कितना किया? तो सर mc डेल्टा टी, क्योंकि भाई इसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है बट स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। तो m की वैल्यू पहले, सब्सटेंस कितने ग्राम का है? सर 100 ग्राम का। c कितना इसका दिया हुआ है? ध्यान से देखिए, ध्यान से, सब्सटेंस का 2 दिया है क्या? 2। डेल्टा टी टेम्परेचर पहले कितने ग्राम का था? ये 80 डिग्री सेल्सियस पे था ये 100 ग्राम वाला, तो सर 80 में से कुछ घटेगा। ध्यान देखो, जो लॉस होता है उसमें से घटाते हैं ना फाइनल टेम्परेचर को, तो फिर 80 माइनस टी कर दिया। मास कितना है अभी इसका जिसमें मिलाया गया है? क्या पानी में 200 ग्राम हो जाएगा, इंटू सी सर इसका होता है 4.2, और टेम्परेचर इसका कितने डिग्री पे है? 20, तो क्या टी माइनस 20 होगा? इसमें t माइनस 20 उल्टा हो जाएगा। क्या 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे? ऐसे काट लो, सब मल्टीप्लाई तो है, 2 से ये कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो सर इधर कितना बचा? 80 माइनस टी, इधर कितना बचा है? ये कट गया 2 जीरो, 2 1 जा 2, फिर 4.2 ही हो जाएगा ये, और t माइनस कितना हो जाएगा? 20, तो सर हो जाएगा ये 80 माइनस टी, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4.2 टी, और इसमें 4 2 तो क्या है 42, क्या 42 2 2 84 होगा ना, 84 हो जाएगा क्या? 84 इधर आ गया, और ये टी है भाई, इनको इधर भेज दो, तो 84 इधर आएगा, तो 80 प्लस क्या 80 हो जाएगा 84, माइनस का है, और ये 4.2 में टी में क्या एक टी और जुड़ जाएगा, माइनस टी है ना, उधर जाके जुड़ जाएगा, ये माइनस इधर आ गया। अब बताइए कितना आएगा? आ जाएगा ना भाई इस बार 164, और सर ये 5.2 टी होगा, 5.2 टी कैसे? टी कॉमन ले लीजिए, 4.2 में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा? अब सही है, 5.2 से कट जाएगा, अप्रॉक्स में तो आएगा आंसर, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट तो नहीं कटना है। 2 2 जा 4, 7 दूनी 14, 5 दूनी 7 बार में नहीं, तुम ऐसे कर लो, हाँ ये उसी तरह कर रहे हैं। 164 अपॉन 5.2 है ना भाई, तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 52, 52 से अब काट लो, काटो, ये तो कर ही सकते हो। 26 आ रहा है, एकदम अप्रॉक्स में आंसर चाहिए भाई, क्योंकि इसमें 26 भी है, 25 भी है, 24 भी है, 22 भी है, और सब उसी के नियरेस्ट आ रहा है। अब सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, जल्दी बताओ। 1640 डिवाइडेड बाई 52, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। क्यों ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है? हाँ ऑप्शन देखो क्या दिया है, सामने तो लिखा है आंसर, इसमें दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस, और फाइनल टेम्परेचर ही पूछ रहा है, तो ऐसा तो है नहीं। अच्छा किसका पूछा है? व्हाट विल बी द फाइन, हाँ
तो उसने पूछा व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर, बस सिंपल सी यही तो बात पूछा है उसने। तो हमारा कितना आया है, 31 आया है ना। तो आप ये सोच रहे हो 80 में से घटा देंगे तो आ जाएगा, नहीं वो घटा चुके हो तुम पहले ही यहाँ ही। भाई ऐसे थोड़े कि हम 80 लेते, इसका भी आंसर यही है। रुको सर्च ही कर लेते हैं भाई, ये बवाल है, हो सकता है मैं कहीं गलत सॉल्व कर रहा हूँ मैं। हाँ कहीं कुछ गलत नहीं हो रहा है मुझे जहाँ तक लग रहा है। आप एक बार ट्राई करना। आंसर आ रहा है इसका 31 पॉइंट, ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में है सी जो कि 25 है। या तो कहीं पे कुछ ये चीज़ें गलत हैं, बाकी ग्राम में मैं ले रहा हूँ क्योंकि ग्राम में ही सब चीज़ दिया है, तो चेंज करने की कोई ज़रूरत है नहीं, सब सही है, कहीं पे अभी कुछ गलत नहीं है। ये 2 है, 80 माइनस टी 200 है, 4.2 वाटर का होता है ये सर, T माइनस 20। बस एक कॉन्सेप्ट ये याद रखना है, पहले वाले में एक गलती हुई थी, इसमें वो भी गलती नहीं है कि सर 80 में से T घटेगा और उसमें T माइनस 20, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 से ये कट गया 2.1 सर, इधर बस बचा 80 माइनस टी, 2 2 जा 4.2, T माइनस 20 मल्टीप्लाई हुआ तो 4.2 T, 4 पॉइंट में 20 मल्टीप्लाई हुआ तो 84, 80 84 जुड़ जाएगा 164 हो जाएगा, और माइनस टी है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4.2 प्लस टी हो जाएगा 5.2, काट दो, आंसर आ जाएगा 30-31 के करीब में। 30-31 तो जाएगा ही, क्योंकि जाहिर सी बात है 5 से 50 3 बार में तो जाएगा ही। तो आंसर आ रहा है 30 के अप्रॉक्स और इसमें आ रहा है 25। चलिए चलिए आपकी क्यूरियोसिटी बरकरार रखते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस है और मेरा आंसर आ रहा है 31 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स। चेक करिएगा, उसमें भी मैंने बताया आपको आंसर कितना आ रहा है 30 डिग्री सेल्सियस, और जबकि इसको भी सॉल्व करने पे आंसर कुछ अलग ही आ रहा था। 5-5 का डिफरेंस रह रहा है ना, इसमें 31 तो इसमें, या इसमें 35 आ रहा है तो 30, 5-5 कहाँ घटा रहा है वो। चलो ठीक है, ट्राई करना एक बार, बस ऐसे आप नेट पे डाल के देखना, हो सकता है कहीं पे कुछ गड़बड़ हो, और सोल्यूशन देख के आना, ठीक है। सोल्यूशन देखोगे तो क्लियर चलेगा ना कि गलत है कि सही। बट एक बात याद रखो, सॉल्व तो ऐसे होगा मिक्सचर का क्वेश्चन। चलिए आइए पढ़ते हैं टॉपिक। एक नीट का क्वेश्चन सिंपल सा आया है ना, अभी मैं आपको बता दूं। ये क्वेश्चन है, देखो कोई भी आंसर बता देगा इसका, बताओ। कहाँ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज़ द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट, 2020 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज़ द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट, ऑप्शन है कॉपर, आयरन, वाटर, एल्युमिनियम, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें दिया ऑप्शन में कॉपर, आयरन, वाटर, एल्युमिनियम, तो सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट होता है वाटर का, ठीक है। बस याद रखिए 4.2 लेते हैं, बट एग्जैक्ट होता है 4.18, ठीक है। वाटर की स्पेसिफिक हीट है, और ये हमेशा याद रखना है, क्योंकि बार बार देख रहे हो अभी इस क्वेश्चन में, अभी यही जो क्वेश्चन लिखे तो उसमें दिया ही नहीं था, तो नहीं दिया था, तो आपको याद रखना है कि वाटर की स्पेसिफिक हीट 4.2 होता है, 4.18 भी ले सकते हो, ठीक है। मेनली यही होता है, अप्रॉक्स में करके 4.2 लेते हैं, तो वाटर का स्पेसिफिक हीट सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए हमें पढ़ना है मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। आइए ख़त्म करते हैं इसमें पहला एक टॉपिक, ट्रांसफ़र ऑफ हीट। मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट में पहले ध्यान से समझो बात नहीं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, जो कि तुम पहले से पढ़ चुके हो, थोड़ा थोड़ा चीज़ों को ध्यान से समझना है। पहला मेथड कौन सा होता है ट्रांसफरिंग का, कंडक्शन। दूसरा कौन सा होता है, कन्वेक्शन। और तीसरा क्या होता है, रेडिएशन। 3 टाइप्स हैं हमारे पास, तीनों को डिटेल डिस्कशन करना है, तो एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हमने क्या बोला, देयर आर 3 टाइप। पहला कौन सा है, ट्रांसफर। अच्छा पहले ट्रांसफ़र का मतलब समझ रहे हो ना, ट्रांसफ़र मतलब हीट एक जगह से दूसरी जगह जब
क्या हो रही है, प्रोपोगेट हो रही है। जैसे ये रॉड है अगर, तो इस रॉड में हीट एक जगह से दूसरे जगह प्रोपोगेट हो रही है, मतलब क्यू यहाँ से चल के यहाँ तक आ रहा है। तो प्रोपोगेशन का अलग अलग मेथड है। जैसे तुम खुद सोचो, ये बल्ब है, जल रहा है, अभी यही बल्ब अगर पीला वाला बल्ब होता और सोचो इसमें हीट ज़्यादा निकलता है, तो उससे ज़्यादा निकलता तो यहाँ के अगल बगल की चीज़ें क्या गर्म होती, धीरे धीरे गर्म होती, तो हीट का ट्रांसफ़र हुआ है, जाहिर सी बात है वहाँ से हीट चलते हुए यहाँ तक आया है, मुझे गर्मी फील हो रहा है। तो हीट ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है वो अलग मेथड है, क्योंकि हवा से हवा में ही हो रहा है, मैंने उसको छुआ तो नहीं है, फिर भी हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, वो अलग मेथड हो गया। दूसरा मेथड, जैसे सपोज दैट आपने कहीं लोहा या कोई रॉड गर्म किया, तो रॉड गर्म कर रहे हो एक साइड और जहाँ पकड़े हो वहाँ गर्म हो गया। जैसे मान लो आप कोई बर्तन ले लो, जैसे मान लो तवा ले लिया, तवा में हैंडल लगा होता है। हैंडल क्यों लगा होता है, रीज़न ये है क्योंकि वो उस जो लोहे का बना है, तवा तो मेन जगह बीच सेंटर पे गर्म होता है, बट हैंडल धीरे धीरे गर्म हो जाता है। हैंडल क्यों गर्म होता है, क्योंकि हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है। वो मेथड अलग है, क्योंकि वहाँ पे प्योरली कांटेक्ट में है जिससे गर्म किया जा रहा है, जबकि यहाँ पे मैं कांटेक्ट में नहीं था। तो ऐसे बहुत सारे मेथड हैं। जैसे आपने सुना होगा लैंड ब्रीज सी ब्रीज, लैंड ब्रीज सी ब्रीज, अगर नहीं आपने ऐसे देखा होगा कि हवा चलती है तो कभी गर्म हवा लगता है, कभी ठंडी हवा आती है, हमें फील होती है। ऐसा गर्मियों के समय में हवा जो चलती है तो गर्म लगता है, अब यही मौसम ठंडा हो गया तो हवा जब चलेगा तो ठंडी लगने लगेगी। तो कभी वही हवा गर्म लगेगा, कभी वही हवा ठंड लग रहा है, क्यों, क्योंकि हीट का कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, तो वो भी अलग मेथड है। तो इसलिए हम इन्हीं सारे मेथडों पे बात करेंगे। एक ऐसा मेथड जिसमें पहला नाम है कंडक्शन, ठीक है, दूसरा मेथड क्या होगा हमारे पास, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन है, और तीसरा मेथड हमारे पास क्या होगा, रेडिएशन। बस ऐसे समझो। कंडक्शन में क्या होता है सर, कंडक्शन में एक बॉडी दूसरे बॉडी से कांटेक्ट में होगी, एक बॉडी दूसरे बॉडी से कांटेक्ट में, जिसमें ट्रांसफ़र करना है वो हमेशा एक बॉडी दूसरे बॉडी से क्या होगी, कांटेक्ट। जैसे मान लो ये गर्म है और मैं जाके इसको छू दिया, तो क्या मुझे जलेगा ये, क्यों जला, क्योंकि मैंने इसको फिजिकली टच किया है, और जब मैं फिजिकली टच करूँगा तो यहाँ से हीट का ट्रांसफ़र होते हुए मेरे हाथ पे आएगा, तो क्या मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट हो गया, तुरंत मुझे जल गया। बट यहाँ करूँगा तो भी हल्का हल्का मुझे गर्म फील होने लगा है ना, क्या मैंने फिजिकली टच किया है, नहीं। वो मेथड कौन सा होता है, कन्वेक्शन का, समझ रहे हो। अच्छा, कन्वेक्शन में जैसे ये एसी वाला केस ले लो, क्या हो रहा है, रूम का टेम्परेचर मेंटेन करके रखा है, बट क्या ये आपसे फिजिकली कांटेक्ट में है, नहीं, हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। ये इस रूम के टेम्परेचर को, पूरे जितने भी एयर मॉलिक्यूल्स है ना, सबको अपने बराबर टेम्परेचर पे ला के रख दे रहा। उससे क्या हो रहा है, अब जितनी भी बॉडी यहाँ पे रखी है उसी टेम्परेचर पे मेंटेन होती जाएगी, अपना हीट लॉस करती जाएगी, और एक समय बाद सब इसी पे नॉर्मल टेम्परेचर पे चलने लगे। फिजिकली कांटेक्ट में होना ज़रूरी नहीं है। और रेडिएशन का तो मतलब समझ ही रहे हो, कोई बॉडी यहाँ रखी है, जैसे वही बल्ब यहाँ रखा था, या मान लो सन है, सन से क्या होता है, रेडिएट होती है हीट, क्या होती है, रेडिएट होती है, निकलती है। अब उसके अगल बगल जितने भी सराउंडिंग है ना, सब गर्म। जैसे मान लो यहीं पे अभी रूम का टेम्परेचर है इतना, यहीं पे आग जला दूँ मैं, क्या होगा, पूरा रूम फिर गर्म होने लगेगा। क्यों गर्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ से रेडिएशन हो रहा है, वो भी एयर के थ्रू ही हो रहा है, तो एयर मॉलिक्यूल्स के होने ज़रूरी हैं। तो उस पर अभी विशेष स्तर से बात किया जाएगा। अभी पहले हमें किस पे बात करना है, कंडक्शन पे। इन दोनों टॉपिक पे अलग से बात करेंगे। तो कंडक्शन है हमारे पास मेथड पहला, मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट में पहला मेथड कौन सा है, कंडक्शन का। सर कंडक्शन में हमने आपको बता ही दिया, तो सुनिए ध्यान से। कंडक्शन में एक्चुअली होता क्या है, पहले इसको मॉलिक्यूलर लेवल पे समझिए। सर कंडक्शन में ऐसे एक्चुअली होता है, ये सपोज दैट हमारे पास लैंप है और मैंने लैंप से एक साइड गर्म किया, ये साइड ए है और ये साइड बी है, मैंने बी साइड को गर्म कर दिया है। ये कोई लैंप था और लैंप या स्टोव जो भी बोल लो, इस स्टोव से मैंने बी साइड को गर्म किया। अगर मैंने यहाँ थोड़ा सा आग लगाया है और कुछ समय के लिए मैंने लगा के छोड़ा है, तो क्या होता है, तुम्हें पता है कि जब भी मैं यहाँ का टेम्परेचर चेंज करूँगा तो यहाँ के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, अपने वाइब्रेशन को इंक्रीज़ करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है ये सॉलिड है, लिक्विड भी होगा तो भी मॉलिक्यूल्स थोड़े थोड़े तो चिपके होंगे, सॉलिड है तब तो एकदम क्लोजली पैक्ड है। तो क्लोजली पैक्ड है तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जाहिर सी बात है क्या चिपका हुआ है, ऐसे चिपका हुआ है। अब सोचो जहाँ पे तुमने गर्म किया वहाँ वाले मॉलिक्यूल्स तो एकदम तेज़ी से वाइब्रेट करने लगे, इधर वाले थोड़े धीमे कर रहे हैं, भी हो सकता है नहीं कर रहे हो, मगर ये मॉलिक्यूल जस्ट यहीं गर्म किया तो ये दो मॉलिक्यूल्स तो पहले धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहे थे, बट जैसे तुमने टेम्परेचर इनका बढ़ाया तो क्या बहुत तेज़ी से वाइब्रेशन करने लगे। जब ये वाइब्रेशन करेंगे तो क्या इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी,
अब इससे अटैच जितने भी बगल के मॉलिक्यूल्स हैं, क्या धीरे धीरे इनकी भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि वो भी डिस्टर्ब होंगे। और जब वो डिस्टर्ब होंगे तो क्या यही एनर्जी जो यहाँ से चली थी, क्या ट्रांसफ़र होते हुए धीरे 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 ए एंड तक आएगी? क्या आएगी? अच्छा, यही रॉड अगर और लंबा कर दें तो यहाँ तक आएगी? जी सर, यहाँ तक भी आ सकती है, क्योंकि ये सब आपस में क्या है, कॉन्टेक्ट में है, सब यहाँ तक आएगी। मगर एक बात सोच के देखो, क्या यहाँ वाला सबसे गर्म होगा? और जैसे जैसे दूर आओगे क्या धीरे धीरे डिस्टर्बेंस कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा? समझ रहे हो? जैसे आपने देखा होगा, लंबा सा रॉड लगा लो, लोहे का ही बहुत लंबा सा रॉड रहे तवे में, तो क्या बहुत ज़्यादा हाथ जलेगा? नहीं जलेगा, हल्का सा जल सकता है, बहुत नहीं, फील होगा कि गर्म है बट उतना नहीं। बट अगर वही छोटा हो, जैसे आपने देखा होगा हलवाई खाना बनाता है, तो एक उसका पलटा है और एक आपका है, तो बड़े वाले उसमें आपने डाल दिया, अगर वही बड़े वाले कढ़ाई में ही आपने वही छोटे वाले पलटा डाल दिया तो आपका हाथ जल जाएगा। क्यों जलेगा? रीज़न यही है, क्योंकि वो लेंथ उसकी कम थी, तुरंत हीट का ट्रांसफ़र हो गया। बट अगर वही हम बड़े वाले का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें लेंथ क्या हो गया, उस स्टिक का लंबा हो गया, तो मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या धीरे 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 कम हो रहा है? क्या समझ रहे हो? अच्छा, तो बस हमें मॉलिक्यूलर लेवल पे यही समझा गया कि कंडक्शन जो होता है ना, वो प्योरली अगर कंडक्शन को देखें तो क्यों हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जा रही है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब हम हीट का ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक बॉडी एक जगह से दूसरे जगह पे, तो वहाँ पे एक बॉडी दूसरे बॉडी से जब टच में आ रही है तो यहाँ से क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, और वही इंक्रीमेंट से क्या हो रहा है, हमें हीट का ट्रांसफ़र दिखाई दे रहा है फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए। ठीक, पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ थोड़ा ध्यान से समझो, इसमें हम एक स्टेट देखो क्या है, यहाँ पे आपने गैस जला के रखा है, ये कहानी धीरे धीरे बढ़ रही है, यहाँ तक का हीट ट्रांसफ़र ट्रांसफ़र हो रहा है। जैसे आपने वहीं पे कॉन्टिन्यूस गर्म किया है, बार बार यहाँ हीट आ रहा है, हीट बी से चलते हुए कहाँ आ रहा है, ए, तो हीट ट्रेवल कर रहा है बी से ए। तो अगर जब तक ये कहानी चलती रहेगी, इस स्टेट का नाम होगा कौन सा स्टेट, वेरिएबल स्टेट। वेरिएबल स्टेट मतलब क्या होगा, हीट ट्रांसफ़र होगा कहाँ से कहाँ तक, हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ठीक है, लोअर टेम्परेचर, ये तब तक होता रहेगा, ये गैस आप बुझा नहीं रहे हो, ये तब तक होता रहेगा जब तक दोनों पॉइंट का टेम्परेचर क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। ऐसा नहीं है कि यहाँ का टेम्परेचर इसके बराबर नहीं होगा, एक समय बाद धीरे धीरे, मैंने बोला ना ये निकालना ही नहीं है, वहीं पे गर्म करते रहना है। तो ये गर्म हो रहा है, एक तो एक फाइनल टेम्परेचर पे पहुंच गया है, अब यहाँ से हीट ट्रांसफ़र होते ही यहाँ जाएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ा, इसका बढ़ा, इसका बढ़ा, इसका बढ़ा, इसका बढ़ा। एक समय ऐसा आएगा ना कि बढ़ते 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 यहाँ जितना टेम्परेचर है उतना ये भी हो जाएगा। तो वो केस कौन सा केस कहलाने लगेगा, स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट, सर स्टेडी स्टेट में क्या होगा, टेम्परेचर एट अ पॉइंट ए इज इक्वल टू टेम्परेचर एट अ पॉइंट बी। ए और बी पॉइंट का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम, तो रास्ते में भी क्या रहेगा, सेम, ट्रांसफ़र होते हुए आ रहा है। ठीक है, अच्छा, बोथ बॉडी, जिससे हीट का ट्रांसफ़र करना है, बोथ बॉडी ऑलवेज इन अ कॉन्टेक्ट में होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि अपने आप यहाँ गर्म कर दिए हो तो यहीं से चला आएगा। ये गैस आप देख रहे हो, जैसे मान लो यहाँ पे ये एक गर्म सा रॉड ला के मैंने यहाँ रख दिया, बस ऐसे समझो गैस हटा दिया हूँ मैं, यहाँ पे एक रॉड ला के रख दिया, ये रॉड है कितने डिग्री सेल्सियस पे, 50 डिग्री सेल्सियस पे, और ये कितने डिग्री सेल्सियस पे था, 10 डिग्री सेल्सियस पे। बताओ क्या होगा, क्या ये 50 डिग्री सेल्सियस वाला रॉड जो है इससे टच में जब आएगा तो क्या यहाँ के मॉलिक्यूल को तुरंत गर्म करना स्टार्ट करेगा? जैसे गर्म करेगा तो यहाँ के मॉलिक्यूल्स क्या वाइब्रेट होंगे और ट्रांसफ़र होने लगेगा हीट का। क्या कांटेक्ट में होना ज़रूरी है? यस। और ये कहानी बढ़ती जाएगी, इधर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, 50 से ये 10 है तो क्या धीरे 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 इसका भी टेम्परेचर बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते ये कहानी तब तक चलेगी जब तक दोनों किसी स्टेट में ना पहुंच जाएं, स्टेडी स्टेट। मतलब एक समय हो सकता है ऐसा आ जाए कि दोनों का टेम्परेचर कितने डिग्री सेल्सियस हो जाए, 20 डिग्री सेल्सियस। क्या इसने हीट लॉस कर दिया और इसने क्या कर लिया, गेन।
10 डिग्री सेल्सियस गेन कर लिया, उसने लॉस कर दिया। समझ रहे इतनी बात? मगर दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अच्छा एक चीज़ ये, जब ये कहानी चल रही थी तो वो स्टेट कौन सा था हमारा? वेरिएबल, वेरी कर रहा था ना, धीरे धीरे वेरी कर रहा था। यहाँ से 50 था तो धीरे धीरे लॉस कर रहा था, और ये धीरे धीरे क्या कर रहा था? गेन कर रहा था। वो कौन सा स्टेट था? वेरिएबल स्टेट। क्लियर है इतनी बात? अब हमें ये समझना है ना कि इसमें कंडक्टिविटी एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं, अभी बस ये चीज़ ऐसे लिख लेना, नोट कर लेना, ये बस इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी हम बात करने जा रहे हैं कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी, इसी पे मेन न्यूमेरिकल बनता है। सर कंडक्टिविटी क्या होती है? देखो कंडक्शन वर्ड से ही बना है कंडक्टिविटी, कंडक्शन से कंडक्टिविटी है। सर कंडक्टिविटी क्या है? इट इज द कोफिशिएंट, ऐसे लिख सकते हो, इट इज द कोफिशिएंट या कांस्टेंट फॉर मटेरियल। किसी अलग अलग मटेरियल की जगह सब्सटेंस भी यूज कर सकते हो। इट इज़ द कांस्टेंट फॉर द मटेरियल। जो भी आप कांस्टेंट यूज कर रहे हो ना, डिफरेंट मटेरियल के लिए अलग अलग मटेरियल, जो जितने भी मटेरियल होंगे उनकी कंडक्टिविटी अलग अलग होगी, और ये कांस्टेंट टर्म है। किससे डिनोट किया जाता है? इट डिनोटेड बाई के से हम इसको क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखो, हमारे पास ये मैंने ऐसे बना दिया, एक ऐसे सरफेस है, क्यूब ले लिया, इसमें एक फेस ये है और एक फेस ये है। ठीक है, इस सरफेस में इधर वाले का टेम्परेचर है सर T1 और इधर वाले का टेम्परेचर क्या है? T2, और यहाँ से यहाँ तक का सर डिस्टेंस कितना है? x है। ठीक है, और T1 और T2 में T1 इज़ अ, यहाँ लिख देता हूँ, T1 इज़ अ ग्रेटर देन क्या है? T2 है। T1 टेम्परेचर है और T2 भी टेम्परेचर है। ध्यान से देखना, मैं बार बार अभी लिखूंगा नहीं कि फेजेस हैं, फेजेस पे टेम्परेचर है, यहाँ लिख दिया, बस समझ लेना। x इसकी विड्थ है और ये क्यूब है, तो सारी डिस्टेंस इसकी a होगी, मतलब सारा डिस्टेंस ही x होगा, क्यूब है, क्यूबाइड नहीं है। अच्छा सर x है। अच्छा एरिया कितना कंसीडर कर लिया? मान लिया एरिया कितना है इसका? a है। T1 से T2 फेस तक, जाहिर सी बात है एक फेस का टेम्परेचर T1 है और एक का T2 है, और T1 ज़्यादा है T2 कम है, तो क्या टेम्परेचर यहाँ से ज़्यादा यहाँ कम, तो हायर से लोअर क्या हीट ट्रांसफ़र होने लगेगा? हीट ट्रांसफ़र होगा, हायर से कहाँ जाएगा? लोअर की तरफ। जब सर हायर से लोअर जाएगा तो ये कहानी तब तक जाएगी, तब तक चलती जाएगी, तब तक जब तक कि किसी स्टेट में ना आ जाए स्टेडी स्टेट। ठीक है, वेरिएबल है, धीरे धीरे वेरी करेगा, हीट ट्रांसफ़र होगा हायर टेम्परेचर से कहाँ तक? लोअर, और ये कहानी तब तक चलेगी जब तक ये किसी स्टेट में ना आ जाए स्टेडी स्टेट। अच्छा सर जब ये स्टेडी स्टेट में आएगा तब तक कितना टाइम टेकन ले लिया? ये मान लिया T टाइम ले लिया क्या? अरे समय तो लेगा ना भाई, तुरंत 1 सेकेंड में थोड़े हो जाएगा। ये कहानी धीरे धीरे चलेगी, वो पता ना कितना समय लेगा। चलने में जितना समय लिया उस टाइम टेकन को मैंने क्या लिख दिया है? T टाइम लिया। तो बताया गया कि भाई यहाँ से यहाँ तक के हीट, ध्यान से सुनना, ये Q जो ट्रांसफ़र हुआ वो किन बातों पे डिपेंड किया? तो Q इज़ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, बस यहीं से समझना है सर, ये डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर पे डिपेंड किया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। क्या जितना डिफरेंस होगा क्या उतना ही हीट ट्रांसफ़र होगा? अरे ये ज़्यादा ये कम, तो क्या टेम्परेचर के डिफरेंस से ही तो ट्रांसफ़र होगा? T1 माइनस T2 या T2 माइनस T1 कुछ भी लिख सकते हो, डिफरेंस है, बस इतना समझना है। ठीक है, अच्छा दूसरा किस बात पे डिपेंड करेगा सर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया पे डिपेंड करेगा। खुद सोचो, जितना बड़ा एरिया होगा क्या मॉलिक्यूल्स के क्या काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशन पर यूनिट काइनेटिक एनर्जी क्या बढ़ती जाएगी? क्या मॉलिक्यूल्स उतने ज़्यादा होते जाएंगे? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा? एरिया। अच्छा सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम भी होगा, ये स्मॉल t टाइम है। सर टाइम क्यों? क्योंकि आप जितने टाइम तक इसको छोड़ोगे क्या उतने समय तक कहानी चलती जाएगी। अगर बीच में कहीं रोक दिए तो क्या ज़्यादा ही ट्रांसफ़र होगा? नहीं, कमी पे रुक जाएगा। आपने इसको देखा कि समय जितना ले रहा है चलो लेने दो, तो टाइम बढ़ा रहे हो, हीट का ट्रांसफ़र बढ़ रहा है। अच्छा क्या x के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्या? x, हाँ सर, इस फेस से और इस फेस के बीच का डिस्टेंस अगर जितना ज़्यादा होगा क्या हीट उतना ही कम होता जाएगा? अभी देखा ना, रॉड को जितना बढ़ा रहे थे
क्या यहाँ आते आते हीट का ट्रांसफ़र धीरे धीरे कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, मतलब x की वैल्यू बढ़ाने पे कम होता जा रहा है वैल्यू। अब इन सब इक्वेशन को मिला देंगे तो Q इज़ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द A T1 माइनस T2 इंटू में T अपॉन में क्या है x, क्या लिखा जा सकता है। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देंगे तो एक कांस्टेंट टर्म कितना आएगा K A T1 माइनस T2 D अपॉन में कितना हो जाएगा x। ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पे K क्या एक कांस्टेंट है क्या, जो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया गया उससे आया है। इसी K को क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी। यही क्या कहलाती है, कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल। ठीक है, अगर किसी मटेरियल की कंडक्टिविटी तुम्हें पता है तो तुम डायरेक्ट बता सकते हो कि उसने हीट का ट्रांसफ़र कितना किया है। मतलब सारा मुद्दा इस के पे होगा कि इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल। ठीक है, अलग अलग मटेरियल के लिए के की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग। वो डिपेंड करेगा कि इसका नेचर क्या है। जैसे मान लो पानी हो गया, मान लो पानी की जगह मान लो आयरन है, जैसे एल्युमिनियम है, मान लो कॉपर है, ऐसे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट हैं। जैसे मान लो मेरे पास आयरन है, ऐसे डिफरेंट रॉड हैं और सबका एरिया सेम है। सब तुम खुद ऐसे सोचो, एरिया 1 है, टाइम t है, x की वैल्यू 1 है, तो जितना हीट का ट्रांसफ़र होगा क्या वही Q होगा उसका। मतलब अगर K निकाल लें तो, और K की वैल्यू निकाल लें तो ये वैल्यू इधर भेज दो, तो बताओ K की इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से, QX, क्योंकि हमें कंडक्टिविटी जाना है ना, तो QX अपॉन में कितना आ जाएगा AT1, इसको डेल्टा T लिख देता हूँ भाई, डेल्टा T इंटू में क्या आएगा T आएगा ना, स्मॉल t। T1 माइनस T2 को क्या लिख दिया, डेल्टा T, चेंज इन टेम्परेचर या डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। अब बताओ क्या K मिल गया। सर अगर इसमें किसको किसको 1 रख दें, बताओ, x को अगर मैं 1 रख दूं, एरिया को क्या रख दूं 1, टेम्परेचर का ट्रांसफ़र कितना हुआ, अरे सर डेल्टा T 1 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस हुआ, और टाइम कितना रख दूं 1 सेकेंड रख दूं, तो क्या K ही Q के बराबर हो जाएगा क्या। K Q के बराबर होना क्या वही उसका थर्मल कंडक्टिविटी कहलाने लगेगी। मतलब उस सब्सटेंस का, अगर एल्युमिनियम है तो इस एल्युमिनियम की K की वैल्यू निकालनी है तो उसके ये दोनों फेसेस के बीच में डिस्टेंस कितना रखना पड़ेगा, 1 मीटर। एरिया कितना रखना पड़ेगा सर, 1 मीटर स्क्वायर। टेम्परेचर का डिफरेंस कितना कर दें 1 डिग्री सेल्सियस, और कितने सेकेंड तक 1। तो जितना हीट यहाँ से यहाँ तक गया होगा सर वही उसका क्या कहलाएगा, K कहलाएगा, कंडक्टिविटी कहलाएगा। क्लियर है। तो सर यूनिट यहाँ से निकल सकती है क्या इसकी। अब यूनिट इसका पेपर में क्वेश्चन आया है डायमेंशन फार्मूले का, कंडक्टिविटी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है। तो आप देखिए यूनिट निकाल लोगे तो सब निकाल लोगे। यूनिट बताओ इसका कितना होगा, x का क्या होगा मीटर, एरिया का क्या होगा मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर का क्या होगा डिग्री सेल्सियस, टाइम का क्या होगा सेकेंड, मीटर से मीटर कैंसल, तो जूल पर मीटर डिग्री सेल्सियस सेकेंड, ये बन जाएगी इसकी यूनिट। क्या डायमेंशन फार्मूला निकल जाएगा, आराम से निकाल लोगे। ये जूल है तो वर्क डन का डायमेंशन फार्मूला रख देना, एरिया का रख देना, एक्स लेंथ का रख देना, यहाँ पे क्या टेम्परेचर का K केल्विन हो जाएगा, और टाइम का ST पता ही है तुम्हें क्या होता है, रख के निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। ठीक है, तो ये तो हमारा था कंडक्टिविटी। अब एक चीज़ सुनो, बात इसमें नोट कर लेना, अभी बस रुक जाओ। हम अगर बोलें इसमें, थोड़ा ध्यान से सुनना बात, रेट ऑफ हीट ऑफ ट्रांसफ़र कितना हुआ, बस इतना, यहाँ से यहाँ रेट ऑफ हीट ऑफ ट्रांसफ़र कोई बताएगा क्या, रेट ऑफ हीट ऑफ ट्रांसफ़र को इससे डिनोट करें तो रेट को क्या Q अपॉन T कर सकते हैं। अरे रेट है ना, तो रेट का मतलब जितना ट्रांसफ़र हो रहा है, Q मतलब टोटल हीट था, 1 सेकेंड में कितना हीट गया, तो हीट पर यूनिट टाइम, तो हीट कितना है बोलो, K A डेल्टा T इंटू T अपॉन में X, और अपॉन में फिर क्या आएगा T, क्या T से T कट जाएगा तो कितना H की वैल्यू आ जाएगी
के ए डेल्टा टी अपॉन एक्स। अच्छा, एक्स को पता है कहीं कहीं पे क्या लिखा होता है, डेल्टा एक्स, चेंज इन अ डिस्टेंस, या जितना आपने डिस्टेंस चला है तो डेल्टा एक्स। अच्छा, ये बना रेट ऑफ हीट ऑफ ट्रांसफ़र। सर यहाँ पे डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स क्या कहलाता है? सर इसको कहा जाता है, बोलो, पढ़े ही नहीं हो, टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये कहलाता है टेम्परेचर ग्रेडियंट। देख के पता चल रहा है सर, ग्रेडियंट का मतलब होता है जब कोई चीज़ डिस्टेंस के हिसाब से चेंज होती है, तो टेम्परेचर ही तो डिस्टेंस के हिसाब से चेंज हो रहा है। यहाँ पे कुछ अलग है, यहाँ पे कुछ अलग है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है क्या टेम्परेचर चेंज हो रहा है? तो सर टेम्परेचर जब डिस्टेंस के हिसाब से चेंज हो तो उसको क्या नाम दिया जाएगा? टेम्परेचर ग्रेडियंट। अच्छा सर, यहाँ पे साइन क्या लगा सकते हैं? माइनस। क्यों सर साइन माइनस लगाएंगे? क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ना सर, वैसे वैसे टेम्परेचर घटता जाएगा। क्योंकि इधर टेम्परेचर क्या रहा होगा? हायर, और इधर क्या रहा होगा? लोअर, क्योंकि हीट हमेशा हायर से कहाँ चलती है? लोअर। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होगा? घटेगा। तो प्रेशर ग्रेडियंट हमेशा किस में रहता है? माइनस में, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ाने पे टेम्परेचर क्या होगा? घटेगा। इसीलिए यहाँ पे साइन क्या लगा होता है? माइनस का। तो इसको कहते हैं रेट ऑफ हीट ऑफ ट्रांसफ़र। ये यहीं से आया जहाँ पे कि थर्मल कंडक्टिविटी है। ठीक है, नोट कर लीजिए। नीट में क्वेश्चन आया है व्हाट इज़ द डायमेंशन फार्मूला ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी, तो यहाँ से निकाल सकते हैं, मैं निकाल नहीं रहा हूँ, लिख लीजिएगा निकाल के वहाँ पे। एक पूरा ये टॉपिक है, ख़त्म है। बस इसमें हमें हीट करंट पढ़ना है, बताता हूँ तब न्यूमेरिकल करेंगे। तुरंत हीट करंट ख़त्म करें, टाइम है अभी 5 मिनट, थोड़ा जल्दी नोट करिएगा, क्योंकि मुझे कल कन्वेक्शन और रेडिएशन दोनों ख़त्म करना है। हो गया? हो गया भाई, नोट किया? अच्छा, अब थर्मल कंडक्टिविटी से तुम्हें मान लो मैं तुमको 4 ऑप्शन देता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना इधर। मैं आपसे पूछता हूँ विच सब्सटेंस हैव अ ग्रेटेस्ट कंडक्टिविटी। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा विच सब्सटेंस हैज़ अ ग्रेटेस्ट कंडक्टिविटी या लार्जर कंडक्टिविटी। आपके पास एक है एल्यूमिनियम, आपके पास है वाटर, आपके पास है आर्गन गैस एंड नॉट डिफाइंड। ये ऑप्शन है, बताइएगा। मैंने आपसे पूछा विच हैव अ मोर के की वैल्यू इसमें से किसकी ज़्यादा है?
K की वैल्यू इन तीनों में सबसे ज़्यादा किसकी है? क्यों? एल्युमिनियम की क्यों? हाँ बोलो, नोट हो गया ना भाई, मिटा रहा हूँ मैं। K की वैल्यू किसकी ज़्यादा है, जल्दी बताओ। नहीं पता है, ठीक है, आप बोल दिए एल्युमिनियम। क्यों है, क्यों है? लिखो, K किसका ज़्यादा होता है? तो सबसे पहले मेटल, उसके बाद नॉन मेटल, और फिर किस कौन से में आएंगे? गैस। मेटल, नॉन मेटल और क्या आ जाएगा? गैस। ठीक है। अब Hg लिक्विड होता है एक सॉलिड, बट है क्या? मेटल या नॉन मेटल? कंफर्म हो? मेटल होता है Hg। पारा है, मरकरी है भाई वो। अभी आप नॉन मेटल में जा रहे थे, तो आप यहाँ से लेके चलेंगे ना, मेटल नॉन मेटल, ये मत समझना होता लिक्विड फॉर्म में है, बट ये है क्या? मेटल। ठीक है, तो समझ लेना मेटल का ज़्यादा होता है। ऐसे ऑप्शन में अगर होगा तो आपको यहीं से देखना है, मेटल, नॉन मेटल एंड फिर क्या लास्ट में जाएंगे? गैस जाएंगे। ठीक है, चलिए सुनिए, नोट कर लीजिएगा कि मेटल का ज़्यादा, फिर नॉन मेटल का, फिर गैस का। अब सुनिए इधर क्या मैं बोल रहा हूँ, आप हेडिंग डालिएगा हीट करेंट, हीट करेंट एंड हीट रेजिस्टेंस। एकदम ध्यान से थोड़ा समझ के। अच्छा, ये डायमेंशन फार्मूला निकाला? छोड़ दिए तो नहीं निकाले हो। Ml2T माइनस 2Q का होता है, X का कितना होगा? L, A का कितना होगा? L2, T का कितना होगा? K, टाइम का कितना होगा सर? T। हो गया, अब तो निकल जाएगा। ठीक है, हीट करंट है, एक बार बस थोड़ा सा आराम से समझो भाई, ध्यान से, थोड़ा सा शांत रहो। देखो, एक वायर है सर, इस वायर में करंट जो फ्लो होता है ना सर, करंट, बस करंट देखना, कौन सा करंट? इलेक्ट्रिक करंट। क्यों फ्लो होता है सर? क्योंकि करंट किधर से किधर जाता है? हायर टेम्परेचर से, टेम्परेचर नहीं, हायर पोटेंशियल से। इलेक्ट्रिक करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से कहाँ चलता है? यही तो पढ़ा है आपने। अरे भाई, चार्ज का फ्लो वहीं होता है जहाँ हायर होता है, वहाँ से हमेशा कोई भी चीज़, ये फिजिकल ट्रुथ है, हायर से लोअर। आपका भी वही कहानी है ना? 6-7 ईयर में एकदम डॉक्टर ही बन रहे थे, अब कहानी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है ना। इलेक्ट्रिक करंट है, वही कहानी है, हायर से लोअर वाली। पहले बहुत सोचे थे ये कर लेंगे वो कर लेंगे, मार्क भी आते थे 70%, 80% से तो कम ही नहीं आए। जैसे जैसे 12th में आए हो तो 60% पे सिमटना स्टार्ट हुआ है, आगे जा रहे हो तो ऐसे ही। ये हायर से लोअर है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। इलेक्ट्रिक करंट एक्सेप्शन है, बट वो वही है, फिर बहुत चीज़ों को डाइवर्ट करना पड़ेगा। देख रहे हो ना, पानी कभी भी ऊंचे से नीचे ही आती है, नीचे से ऊंचे नहीं जाती, उसके लिए पंप लगाना पड़ता है। वही पंप मोटर लगाना पड़ेगा तभी जाएगा। तो मोटर ख़राब है आपका, सही करिए। V1 V2 हायर पोटेंशियल से कहाँ जा रहे हैं? लोअर पोटेंशियल। ध्यान से सुनिए, करंट फ्लो कर रहा है, अब बस इसी चीज़ को इससे को रिलेट करना है आपको, बस ध्यान से देखो। हीट कहाँ से चलता है? हायर से लोअर। और सर इसमें चलता क्या है? मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी, और इसमें चलता है सर चार्ज, चलता है। तो सर अगर इलेक्ट्रिक करंट लिखते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट को लिखा जाता है चार्ज पर यूनिट। अरे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का नाम होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब बताओ, मैं हीट करंट लिखता हूँ तो क्या मैं लिखूँगा सर कितना हीट गया पर यूनिट टाइम में? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ये तो सर पहले ही बता चुके हैं। क्या इसी को मैं रेट ऑफ हीट ऑफ ट्रांसफ़र बोला हूँ क्या? मतलब H इज़ द हीट करंट। यही H क्या है? हीट करंट है। बस इसी से कोरिलेट किया हूँ, ध्यान से समझना। अब यूनिट बताओ इसका, यूनिट Q की यूनिट क्या होगी? जूल, और T क्या होगा?
पर सेकेंड। जैसे इसका क्या होता है, कूलम पर सेकेंड, इसी को एम्पियर बोलते हो, यहाँ जूल पर सेकेंड, इसको कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है, बस मैं रिलेट कर रहा हूँ, अभी ये मिटा दूंगा। अच्छा, दूसरी चीज़, मुझे हीट करंट तो हो गया, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, डायरेक्ट लिख दूँ क्या मैं, कितनी होगी, के ए डेल्टा टी अपॉन एक्स, या डेल्टा एक्स भी लिख सकते हो, साइन क्या लगेगा, माइनस। अच्छा, दूसरा बताओ, दूसरा मैंने हेडिंग क्या डाल के रखा है, हीट रेजिस्टेंस। अच्छा, अब फिर कंपेयर करो, ओम्स लॉ के थ्रू V इज इक्वल टू आई इंटू क्या होता है, R, तो R ही तो रेजिस्टेंस होता है, तो R इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन आई, इसी से कंपेयर करना है। थोड़ा बताओ, हमें रेजिस्टेंस का हीट निकालना है, मतलब हीट वाले टर्म से रेजिस्टेंस लाना है, तो मैं V को किसके बराबर देख रहा हूँ, टेम्परेचर, तो V की जगह पे मैं क्या टेम्परेचर का डिफरेंस रख सकता हूँ, टेम्परेचर ही जहाँ चेंज होगा वहीं तो V, अभी रिलेट किया, V1 से V2 करंट चलता है, तो हीट चलता है सर T1 से T2 की वजह से, तो इसका मतलब ये यहाँ पे मैं क्या टेम्परेचर का डिफरेंस रख दूँ, डेल्टा T अपॉन में I, सर I की जगह पे क्या भी मैंने बोला, I किससे रिलेट किया है, H से, तो क्या यहाँ H रख सकता हूँ क्या, आ गया, क्या यही कहलाएगा रेजिस्टेंस ऑफ हीट। क्या H की वैल्यू पता है क्या आपको, जी सर पता है, कितनी, अभी देख लो यहाँ लिखा है आपने, क्या है, के ए डेल्टा टी अपॉन में एक्स, क्या डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, कितना आ जाएगा, एक्स अपॉन, आ गया, समझे हो, अरे x कहाँ चला जाएगा, ऊपर, x अपॉन के। अब बताओ यूनिट निकाल लोगे इसका, इसकी यूनिट तो सिंपल सर ओम आती थी, अरे बोल्ट अपॉन एम्पियर, बट यहाँ सर तो x है, x का मीटर, k का देखो अभी निकाले हो, k का यूनिट निकाले हो ना, जूल पर मीटर डिग्री सेल्सियस सेकेंड, ठीक है, ध्यान देना, जूल ऐसे लिख रहा हूँ, मीटर डिग्री सेल्सियस सेकेंड, कैसे लिखा जा सकता है, और इनटू में एरिया का कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, क्या मीटर स्क्वायर से मीटर कट जाएगा, ये कहाँ जाएगा, अच्छा 1 मीटर से क्या ये भी मीटर कट जाएगा, ये मीटर ऊपर है, अगर आपको दिख रहा है यहाँ है, तो 1 मीटर से तो 1 मीटर कट गया, और इस मीटर से ये भी कट गया, तो ये डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड कहाँ गया, ऊपर, और नीचे क्या बच गया, जूल, क्या ये यूनिट बन जाएगी, डिग्री सेल्सियस सेकेंड पर जूल। क्या इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हैं, डिग्री सेल्सियस का कितना होगा, अरे केल्विन, सेकेंड का कितना होगा, और जूल mL2T-2, क्या सॉल्व कर लोगे, बस यूनिट से निकाल दिया, डिग्री सेल्सियस का केल्विन, सेकेंड का टाइम है, टेम्परेचर मत समझना, और जूल का mL2T-2, वर्क डन का है, ये डायरेक्ट लिख दिया, mL2T-2 रख के निकाल लो, यही है यूनिट, और इसका, इसी को कहते हैं रेजिस्टेंस। बस इसमें आपने किससे किसको रिलेट किया है, तो सर I को किससे हटा दिया है, H से, V को किससे हटा दिया है, T से, और रेजिस्टेंस की जगह पे क्या रख दिया है, RH। बस यही 3 चीज़ याद रखना, और ये 3 चीज़ तुम क्लास 10th में पढ़ते हुए आए हो, ओम्स लॉ, VIR, वहाँ पे हीट इलेक्ट्रिक करंट था, यहाँ पे हीट करंट है। क्वेश्चन कल करेंगे इस पे, बाकी आप इसको रिवाइज करके आइएगा, बाकी उन 2 क्वेश्चनों को सॉल्व करिएगा जिनमें आंसर गलत आ रहा था।